हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ आई स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन सीयूईटी एग्जाम, दैट इज़ 200 आउट ऑफ 200 इन साइकोलॉजी। सो फर्स्ट पहली बात तो ये कि सीयूईटी इस बार पहली बार हुआ था एंड अभी भी कंपैरेटिवली नया ही है और बच्चों के अंदर हमारे में भी बहुत कन्फ्यूजन था और आई थिंक अभी भी है 2023 के बैच के लिए भी। लेकिन आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, माय ओन एक्सपीरियंस, माय जर्नी। कैसे इतनी ज़्यादा हमें जब एंग्जाइटी थी, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था और हमें नहीं पता था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे क्लियरिटी आई और कैसे सीयूईटी के अंदर साइकोलॉजी में मैंने फुल स्कोर करा एंड और 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे 100 परसेंटाइल आए। तो पहली बात तो ये कि आई वॉज़ नॉट अ टॉपर फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं हमेशा से टॉपर नहीं थी। आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट। स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ, मेरी क्लास 8 से 7th 8 से मैंने पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट मेरा आना शुरू हुआ, जब मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया था। बट तब भी मैं एवरेज स्टूडेंट ही थी, टॉपर नहीं थी कोई। तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं होता है कि फुल मार्क्स हमेशा टॉपर्स के आते हैं, या फिर टॉपर्स अलग टाइप के प्रिपरेशन करते हैं और हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते एंड ऑल। मेरा साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट सबसे पहले 11th के अंदर शुरू हुआ था, और फिर मुझे पता चला कि हाँ, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके अंदर आगे अपना करियर करना चाहती हूँ। प्रिपरेशन के लिए अगर हम सीयूईटी की बात करें, तो सीयूईटी की प्रिपरेशन बोर्ड्स के साथ साथ ही कैरी ऑन हुई थी। हमारे टाइम पे अभी 2022 का जो बैच है था, उसके अंदर हमें हाफ टर्म के अंदर पता चला था कि सीयूईटी एग्ज़ाम होगा और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और हमें उसकी भी साथ से प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत एंग्जाइटी भी थी और पता नहीं था कैसे करना है, और हमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन और सीयूईटी की प्रिपरेशन साइड बाय साइड ही करनी है। तो सबसे पहली बात, ये बहुत ईज़ी है, कोई घबराने की बात ही नहीं है, बहुत ईज़िली हो जाएगा। इतना इतना जितना हम लोग सोचते हैं कि कैसे पहली बार हम लोगों को कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना है, आज से कभी पहले दिया नहीं है, कैसा होगा स्ट्रक्चर, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग मिड टर्म के अंदर ही की थी। सबसे पहला पॉइंट जो प्रिपरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग। टेक्स्ट बुक, 12th की क्लास की टेक्स्ट बुक साइकोलॉजी में इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पहली रीडिंग के अंदर इतना समझ में नहीं आएगा, सेकेंड रीडिंग के अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। तो सेकेंड रीडिंग से आपकी एक्चुअली के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट होती है चैप्टर्स की, जब हम सेकेंड रीडिंग करते हैं। सेकेंड रीडिंग के अंदर जब हमें क्लैरिटी आनी शुरू होती है, हमें कंसेप्ट पता चलने शुरू होते हैं, और साइकोलॉजी में खासकर हम रट कर नहीं आगे बढ़ सकते। हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर हमें आगे उसमें करियर करना है या नहीं करना। तब भी हमें स्कोर करने के लिए साइकोलॉजी में स्पेशली डिटेल्ड थॉरली हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अपने माइंड के अंदर, सारी थ्योरीज, उनके मतलब एंड ऑल। तो उसके लिए हमें बहुत रीडिंग करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक की। एक बार अगर हमारी क्लैरिटी आ जाएगी, तो रीडिंग के अंदर थर्ड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग से हम नोट्स बना सकते हैं। मैंने अपने साथ साथ नोट्स बनाए थे। तो सेकेंड पॉइंट, मेजर पॉइंट है, वो यही है कि अपने ओन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के अंदर आपको जो भी हमें तरीका पसंद है, उसे करो। जैसे मुझे फ्लोट चार्ट्स बनाना है, या की पॉइंट्स छोटे छोटे उनको डेकोरेट करके, क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं, इसलिए मेरे को उनको अलग अलग पेन्स का यूज़ कर कर मेरे को डेकोरेट कर कर फ्लो चार्ट्स बनाकर अपने नोट्स को सुंदर से प्रेजेंट कर कर बनाना अच्छा लगता है। एक बार हम अपने नोट्स बना लेते हैं, तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपनी बनाई चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको बार बार रीड करते हैं। अगर हमें किसी के बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हलवा बन के हमारे सामने आ जाएगा, तो हमें वो इतनी डेडिकेशन से हम वो चीज़ नहीं करेंगे जितने हम अपने नोट्स को हम बार बार रीड करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, उसके अंदर हमारी मेहनत लगी है। और नोट मेकिंग के अंदर क्योंकि हम लोग बुक को खोल के एक लाइन को पढ़ के उसका नोट्स बना रहे हैं, हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तक वो जा रही है। तो जब आप पेपर लिखने बैठोगे, तो आपको वो पॉइंट्स याद आ जाएंगे जो शायद आपने अभी रिसेंटली ना पढ़े हो, बट क्योंकि नोट मेकिंग के टाइम पे आप वो कर रहे थे, थॉरोली पढ़ रहे थे उसको, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। मैंने भी यही किया था। और थर्ड मेजर पॉइंट है कि अपने एमसीक्यूज़ बनाओ, क्योंकि सीयूईटी एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, इसमें एमसीक्यूज़ के वे के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें अपने खुद के एमसीक्यूज़ बनाने हैं।
हाँ, जैसे एक पैराग्राफ के अंदर से कितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जैसे इट्स लाइक कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन-सी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अंदर क्या होता है? ऐसे करके एमसीक्यूज़ बहुत सारे बन सकते हैं। पहला साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, वो कौन था? किसने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था? एन नंबर ऑफ हम लोग बना सकते हैं एमसीक्यूज़ जो पॉसिबल हो सकते हैं। एक बार एमसीक्यूज़ बन जाएँगे और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग आ जाए और एमसीक्यूज़ बन जाए। और हाँ, सीयूईटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, क्या करूँ? जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे, जब मुझे पता चला था कि ऐसे एग्ज़ाम हो रहा है, कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से रीडिंग शुरू करूँ, कौन-सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा स्किप हो सकता है, ऑन एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो मेन बात, और क्योंकि सीयूईटी एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो। आपका अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो एक चैप्टर की ही एमसीक्यूज़ बनाकर खुद से, या फिर अगर आपको कहीं से मटेरियल मिलता है, तो उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैंने भी यही किया था। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हाँ, आप अलग-अलग ट्रिक्स बना सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए, थ्योरीज़ और थ्योरिस्ट के नेम्स को लर्न करने के लिए। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। अब ये बात को याद कैसे करें हम? तो मैंने क्या ट्रिक यूज़ की थी कि हार्वर्ड गार्डनर से गार्डन बनता है। तो हार्वर्ड गार्डनर गार्डन के अंदर गया और उसको मल्टीपल टाइप्स के फ्लावर्स दिखे, अलग-अलग स्पीशीज़ के। तो उसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का आइडिया आया कि ह्यूमन्स के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। इसी टाइप से आप कई-कई अलग-अलग थ्योरिस्ट के नाम के और उनके निमोनिक्स बनाकर एंड अलग-अलग ट्रिक्स से आप उनके नाम लर्न कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे क्लास 12th की साइकोलॉजी के अंदर खासकर थ्योरिस्ट, उनके नाम, उनके कॉन्सेप्ट्स मेन है। और इस बार 2022 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसके अंदर एक बात मैंने नोटिस करी कि जो क्वेश्चंस थे, वो इतने डायरेक्ट नहीं थे साइकोलॉजी में कंपैरेटिवली बाकी एग्ज़ाम्स के। उनके अंदर हमें थ्योरीज़ के अगर फुल हमें कंसेप्ट नहीं आता होगा, तो उसको हमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी आंसर करने के अंदर। इसीलिए जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं बार-बार कॉन्सेप्ट्स बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी क्लैरिटी मेन है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। ये दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह, बाकी आर्ट्स डोमेन की तरह, इनके अंदर हम लोग सिर्फ डेट्स एंड ऑल लर्न नहीं कर सकते। साइकोलॉजी में डेट्स इतनी नहीं हैं, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं इतने होते, केस स्टडीज़ के टाइप के अंदर होते हैं। डिसऑर्डर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स कई डिसऑर्डर्स के अंदर ओवरलैप करते हैं, और उनके अंदर फिर डिफरेंशिएट कैसे करना है, आपको सिम्टम्स डिसऑर्डर्स के अच्छे से आने चाहिए। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से डिसऑर्डर के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो टर्म्स हैं, इन सब की लर्निंग और इन सब की प्रैक्टिस बहुत-बहुत ज़रूरी है। और सबसे चौथा मेजर पॉइंट, कि हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, हमने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी कर ली। बट हमें, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है और टाइम ड्यूरेशन भी है। हमें टाइम ड्यूरेशन के अंदर एग्ज़ाम्स की, एमसीक्यूज़ के, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2022 के बैच के अंदर इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, बट अब क्योंकि मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार हो चुका है, तो आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा इसको प्रैक्टिस करना। तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने आंसर्स देकर उनको एक बार पेपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम टू मिनिमम आप फाइनल एग्ज़ाम से पहले 10 पेपर्स आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है, मैंने अपने कई जानती हूँ मैं उनसे भी, उनको आंसर्स आते थे, उनको कॉन्सेप्ट्स आते थे, लेकिन क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, उन्होंने आंसर्स गलत मार्क कर दिए। क्योंकि हमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सीबीटी मोड के अंदर है, तो हमें कंप्यूटर में पहली बार एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि हमने क्लास 12 से पहले रेयरली ही एग्ज़ाम्स दिए होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं। और क्लास 12th के प्रिपरेशन सीयूईटी के साथ-साथ ही चलती है, क्योंकि एनसीईआरटी ही की बुक्स ही मेन है। तो उसके अंदर से आपको, ये 12th के अंदर आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है और सीयूईटी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएंगे या फिर बातें अलग हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। बट सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको क्या करना है, अपने नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव नोट्स भी बनाने हैं और साथ साथ उनके एमसीक्यू नोट्स भी बनाने हैं, जिससे आपकी दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाए। और एक और बहुत अच्छा जो एक टिप है, वो ये है कि आप जब रीडिंग कर रहे हो,
तो 1 मार्कर टर्म्स को जो आपको लगता है एमसीक्यू टाइप की हो सकती हैं, उनको अंडरलाइन, उनको हाइलाइट कर लो। वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। जब आप पेपर से पहले एक बार रीडिंग करते हो, आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 5 टाइम्स अपनी बुक की रीडिंग कर लीजिए। क्योंकि रीडिंग के बिना हमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू, मैंने हर बार उस सेम चैप्टर को पढ़ा और हर बार मुझे एक नया कॉन्सेप्ट, हर एक नई बात मुझे लर्न हो गई। तो और कई ऐसी बातें हैं जो शायद अगर मैंने इतनी रीडिंग ना की होती तो मुझे याद ना होती और मुझे याद ही ना आती। जितनी बार रीड करते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड आई एम पर्सनली टेलिंग, आई एम नॉट सच अ रीडिंग पर्सन। मुझे इतना बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है रीडिंग के अंदर। बट हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये सब्जेक्ट के अंदर रीडिंग थॉरोली करना बहुत ज़रूरी है, तो ये प्रिपरेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज स्टूडेंट टॉपर नहीं बन सकता या फिर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट एवरेज नहीं हो सकता या आगे नहीं बढ़ सकता है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कोई कभी स्टार्टिंग से टॉपर नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे या मैं भी मेरा स्कोर कार्ड कितना अच्छा होगा, मुझे भी आसपास से रिकॉग्निशन मिलेगी। बट सिर्फ मेहनत, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क से ही हेल्प मिलती है। गाइडेंस के लिए आपको इतने अगर गाइडेंस मिल रही है तो अच्छा है, बट नहीं भी मिल रही है, आपको अगर सोर्सेज इतने नहीं हैं आपके पास, तो भी आप अपनी मेहनत से, अपनी प्रिपरेशन से बहुत इजीली इस पेपर को आप कर सकते हो, अपनी ड्रीम कॉलेज के अंदर जा सकते हो, अपने करियर एवेन्यू को चूज़ कर सकते हो। और क्लास 12 की प्रिपरेशन और सीयूईटी की प्रिपरेशन साथ साथ करना इज़ वेरी इजी। अगर आप चाहते हो कि इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए कि कैसे हम अलग अलग ना कर कर एक साथ प्रिपरेशन इन वन, एक तीर से दो निशाने हम लोग साध लें, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैंने बोर्ड्स के अंदर मेरे साइकोलॉजी में 97 आए थे 100 में से और टोटल में 95 परसेंटेज आई थी। तो अगर आप चाहते हो कि बोर्ड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो कि कैसे क्लास 12th के अंदर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी मैं बना दूँगी अगर आप कहोगे। आई रिमेंबर कि मेरे टाइम के ऊपर आधे साल पहले, 1 साल पहले जब हमें पता चला था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है, तो कितना एंग्ज़ायटी, कितना डर, कितना नया था। एंड ओवर द टाइम हमें समझ आया कि इतना भी हार्ड नहीं है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इन पॉइंट्स को आप फॉलो करो। सबसे पहला, थॉरोली रीडिंग। रीडिंग जितनी बार और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बुक काफ़ी नहीं है तो यूट्यूब सर्च करो, उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करो, चैनल सर्च करो, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, फिर नोट मेकिंग, पर्सनल नोट मेकिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थर्डली, एमसीक्यूज़ मेकिंग, खुद के एमसीक्यूज़ और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बार 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 बार। फिफ्थ है कि कैसे हम सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर को साथ साथ प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढ कर उनको ज़्यादा उस पर फोकस देना है, क्योंकि वो सीयूईटी में भी काम आने वाले हैं। और सिक्स्थ पॉइंट, कि हम कैसे अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हैं नाम को याद करने की, थ्योरिस्ट को, थ्योरीज को, उनके कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट इज़ रिवाइज। कितनी बार रिवाइज करना है? एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार, 4 बार रिवीजन होनी ही चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस और टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेपर, कितनी बार पेपर आपको देना ही देना है। एटलीस्ट 10 to 12 आपको एमसीक्यू वाले पेपर सीबीटी मोड के ऊपर देने हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन टॉप हो। और और सबसे इम्पॉर्टेंट, घबराना नहीं है। आपके पास जितना भी टाइम है उसकी टाइम मैनेजमेंट करके हमें आगे बढ़ना है। और फोकसली टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बहुत कभी-कभी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हमारे पास सिचुएशंस नहीं होती है, एनवायरनमेंट नहीं होता है पढ़ाई का, बट आफ्टर ऑल हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए एक फ़ोकस माइंडसेट से पढ़ना होता है। हर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की कंडीशंस बहुत ही अच्छी हों, उन्हें सेपरेट रूम हो, टेबल हो एंड ऑल। हर किसी की सिचुएशंस अच्छी नहीं होती, बट एक बार आप अपना गोल अचीव कर लेते हो, कोई नहीं कहता कि आपकी सिचुएशंस क्या थी, सब आपकी तारीफ़ करते हैं।
बट एक बार आपका गोल अगर नहीं अचीव होता है, तो आप सिचुएशंस को ब्लेम करते हो और कहते हो कि इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। बट हर कोई सक्सेस देखता है, उसके पीछे की स्टोरी देखता है, फेलियर के पीछे की स्टोरी नहीं देखी जाती। और अगर आप चाहते हो कि मैं और स्टडी टिप्स, टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को फोकस कैसे रखना है, कैसे प्रिपरेशन एक वन गो के अंदर अच्छे तरीके से करनी है, और अपने आसपास की डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को के साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सब के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, देन प्लीज़ कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, आई विल मेक अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। एंड अगर दूसरे सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के आप चाहते हो कि उन पे भी वीडियोज़ बनाई जाएँ, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही टॉप नॉच हो और आप सक्सेसफुल हों।